नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भोजन के बारे में। कितना खाना है, किस नेचर का फूड खाना है, क्या गुण उसमें होने चाहिए, किस समय भोजन करना चाहिए, आयुर्वेद का उसमें क्या व्यू पॉइंट है, आइए जानते हैं। आयुर्वेद में भोजन की मात्रा के संदर्भ में एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन दी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आहार मात्रा अग्नि बल अपेक्षिणी। इसका क्या अर्थ हुआ? भोजन की मात्रा आपके अग्नि बल की अपेक्षा करती है। अग्नि बल हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, उसकी अपनी प्रकृति के हिसाब से। जिस व्यक्ति की पाचन शक्ति, अग्नि बल का अर्थ है पाचन शक्ति, जिस व्यक्ति की पाचन शक्ति बहुत अच्छी है वो ज्यादा मात्रा में भोजन कर सकता है। जिस व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर है उसको कम मात्रा में ही भोजन करना चाहिए, अन्यथा दोनों को ही रोग आने का डर बना रहेगा। अग्नि बल को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हर व्यक्ति का अग्नि बल यानी कि पाचन क्षमता अलग अलग हो सकती है। पहला फैक्टर है उम्र। जवान अवस्था के अंदर नेचुरली डाइजेस्टिव पावर अच्छी होती है, बच्चे के अंदर और बुढ़ापे में डाइजेस्टिव पावर यानी कि अग्निबल कमजोर हो जाता है, इसलिए डाइट की मात्रा उसी अनुसार बदल जाएगी। अगला फैक्टर है ऋतु। ऋतु का अग्निबल के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। हेमंत और शिशिर ऋतु, जिसको हम सर्दी के मौसम के अनुसार जानते हैं, सर्दी के मौसम में किसी भी व्यक्ति का अग्निबल बहुत अच्छा होता है, स्वाभाविक रूप से ही, प्राकृतिक रूप से ही। इसलिए यह निर्देश भी दिया गया है कि सर्दी के मौसम में आपकी भोजन की मात्रा, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी जरूरी है ताकि आप शरीर में बल को बढ़ा सकें। और नहीं अगर भोजन करेंगे उस समय ज्यादा मात्रा में या आप उसकी अच्छी गुणवत्ता में, तो उल्टा आपको रोग आने का डर हो सकता है। ठीक इसी तरह से वर्षा, बसंत और शरद ऋतु के अंदर जबकि दोषों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, शरीर की अग्नि का बल कमजोर हो जाता है, डाइजेस्टिव पावर वीक होती है, उन ऋतुओं के अंदर आपको स्वाभाविक रूप से ही हल्का भोजन, कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। तीसरा फैक्टर है व्यायाम। जो लोग शारीरिक परिश्रम का अभ्यास करते हैं उनका अग्निबल दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। आगे एक फैक्टर बताया है जो अग्निबल को डायरेक्टली प्रभावित करता है, वो है आपका थॉट प्रोसेस। मानसिक चिंतन अगर आपको ज्यादा करना पड़ता है, कोई शौक में आप हैं, क्रोध में आप हैं, दुख में अगर आप हैं, तो अग्निबल अच्छा नहीं होगा। उस समय आपकी डाइजेस्टिव पावर अच्छा काम नहीं करेगी। आपको ऐसी अवस्था में कम भोजन लेने का निर्देश है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप मन से प्रसन्न हैं तो स्वाभाविक रूप से भूख ज्यादा लगेगी, उस समय आप थोड़ा ज्यादा भोजन भी करेंगे तो भी आपकी अग्नि उसको पचा सकती है। आगे हम बात करेंगे गुण के आधार पर किस तरह से मात्रा को लेने का निर्देश दिया है। गुरु भोजन अर्थ क्या हुआ? जो देर से पचने वाले भोज्य पदार्थ हैं, जैसे खीर, रबड़ी, मलाई, मधुर रस के जो दूसरी चीजें हैं, पनीर है, ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल व्यक्ति को या तो आधा ही पेट भर के करना चाहिए या मैक्सिमम 3/4 तक भोजन की जो तृप्ति का जो लेवल है, 3/4 तृप्ति तक आप गुरु पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है लघु पदार्थों की। लघु पदार्थ का अर्थ हुआ जो बहुत जल्द हजम हो सकते हैं, जिनको डाइजेस्ट करने में शरीर को जोर नहीं लगाना पड़ता। ऐसे भोज्य पदार्थों का प्रयोग आप काफी हद तक अपनी तृप्ति के लेवल तक कर सकते हैं। फिर भी निर्देश यही है कि थोड़ी सी गुंजाइश बचा के रखें। देखिए, कुल मिलाकर आयुर्वेद में भोजन की मात्रा के संदर्भ में कहा है कि भोजन की वही मात्रा सही है जो व्यक्ति के तीनों दोषों यानी कि वात, पित्त, कफ, 7 धातुओं, रस से लेकर शुक्र तक की जो 7 धातुएं हैं, उनकी नियमित क्रिया के अंदर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे, मन को जो मात्रा प्रसन्न करे, भोजन के बाद होने वाली शरीर और मन की एक्टिविटीज में, सांस लेने में, पेट के अंदर भारीपन महसूस होने में किसी तरह का भी उसके अंदर तकलीफ महसूस व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। और सुबह का खाया हुआ भोजन शाम को हजम हो जाए, और शाम का खाया हुआ भोजन अगर सुबह तक हजम हो जाए, वही मात्रा आपके लिए सही है। और ये हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग अलग होगी, बिल्कुल स्पेसिफिक उस व्यक्ति की प्रकृति के आधार पे, उसकी दिनचर्या के आधार पे ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि उसके लिए किस गुण की कितनी मात्रा अपेक्षित है। आइए अब जानते हैं व्यक्ति की दोष प्रकृति के अनुसार भोजन के संदर्भ में क्या दिशा निर्देश किए गए हैं। प्रकृति का हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, ये 3 दोष की प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति में एक दोष की डोमिनेंस होती है। सर्वश्रेष्ठ प्रकृति वही है जहां तीनों का बैलेंस देखा जाता है। किसी व्यक्ति की अगर वात प्रकृति है तो उसको मधुर, अम्ल और लवण, इन 3 भोज्य पदार्थों का, इन 3 रस से युक्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। कटु, तिक्त और कषाय, अर्थ क्या हुआ? तीखा, मसालेदार, कड़वा और कसले रस वाले जो भोजन हैं उनका इस्तेमाल ना के बराबर करना चाहिए, कम करना चाहिए। वात प्रकृति के व्यक्तियों को थोड़ा स्निग्ध भोजन करना चाहिए, थोड़ी उसमें चिकनाई जरूर होनी चाहिए, घी या तेल का इस्तेमाल
ऑप्टिमम लेवल पे प्रयोग करना चाहिए और उनको भोजन गर्म अवस्था में ही करना चाहिए, गर्म तासीर का ही करना चाहिए। ठंडा भोज्य पदार्थ वात प्रकृति के लोगों को हमेशा तकलीफ देगा, उनकी अग्नि को और ज्यादा मंद कर सकता है, जिससे इंडाइजेशन से संबंधित तकलीफें आ सकती हैं। वात प्रकृति के लोगों को तृप्ति से थोड़ा कम लेवल पर ही भोजन करना चाहिए, एकदम पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए। और रूखे सूखे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई नेचर के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं पित्त प्रकृति के व्यक्ति को किस तरह का फूड सूटेबल रहेगा। मधुर, तिक्त और कषाय रस वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लिए सूटेबल होंगे। अम्ल, लवण और कटु, खट्टा, नमकीन और तीखा मिर्ची मसालेदार वाला फूड पित्त प्रकृति के व्यक्ति को कभी सूटेबल नहीं होगा। पित्त प्रकृति का व्यक्ति अपने डाइट के अंदर थोड़ी स्निग्धता का, थोड़ी चिकनाई का, घी का विशेष रूप से प्रयोग करे और बहुत ज्यादा गर्म फूड नहीं उनको लेना चाहिए। पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति तृप्ति तक अपना भोजन कर सकता है, अर्थात पेट भर के भी अगर वो भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका अग्निबल ज्यादा होता है, वो डाइजेशन उनका मजबूत होता है, इसलिए वो अगर बिल्कुल तृप्ति पूर्वक भी भोजन करेंगे तो भी उनको डाइजेशन में तकलीफ नहीं आएगी। पित्त प्रकृति का व्यक्ति विशेष तौर पे ठंडे, मधुर रस और स्निग्ध गुण वाले पदार्थों का प्रयोग करे, जैसे गुलाब और चंदन का शरबत, ठंडा मीठा किया हुआ दूध, रबड़ी, रसमलाई। इस तरह के जो फूड नेचर हैं, जो रसीले हैं, मीठे हैं और तासीर में जो ठंडे हैं, पित्त प्रकृति के लोगों को हमेशा सूटेबल होंगे। आइए बात करते हैं कफ प्रकृति के व्यक्ति को किस तरह का फूड लेना चाहिए। देखिए, कफ प्रकृति के व्यक्ति को कटु, तिक्त और कषाय, तीखा, कड़वा और कसैला, ये नेचर के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं हमेशा सूटेबल होंगे। मधुर, अम्ल और लवण यानी कि मीठा, खट्टा और नमकीन रस वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं कफ प्रकृति के व्यक्ति को सूटेबल नहीं होंगे, इसलिए उनको अवॉइड करने चाहिए। कफ प्रकृति के व्यक्ति की जो अग्नि बल है बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए इनको कम मात्रा में थोड़ा भोजन करना चाहिए। स्निग्धता ऑलरेडी कफ प्रकृति में ज्यादा होती है, इसलिए इनको चिकनाई वाले फूड प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना है। रूखा सूखा भोजन करें। ड्राई नेचर के जो फूड हैं उनका इस्तेमाल इन कफ प्रकृति के व्यक्तियों को करना चाहिए। कफ प्रकृति का व्यक्ति स्पेशली मीठे रस को पूरी तरह से अवॉइड करे और तीखा और मसालेदार जो फूड है लेकिन जो इजीली डाइजेस्टिबल है, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कफ प्रकृति के व्यक्ति को सूटेबल होगा। अब महत्वपूर्ण सवाल है कि भोजन कितनी बार हमें करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में एक स्पष्ट निर्देश है कि स्वस्थ व्यक्ति के दिन में 2 ही मील्स होने चाहिए, एक सुबह और दूसरा शाम को। जो व्यक्ति सुबह भोजन करता है उसका डाइजेशन शाम तक हो जाना चाहिए, जो शाम को भोजन करता है उसका डाइजेशन मॉर्निंग तक, सुबह तक हो जाना चाहिए। इस तरह से आयुर्वेद में भोजन के 2 ही मुख्य काल बताए हैं, एक सुबह और दूसरा शाम को। आइए अब जानते हैं आयुर्वेद में भोजन के 6 रसों का प्रयोग किस तरह से करने का निर्देश दिया गया है। आयुर्वेद सबसे पहले मधुर रस का सेवन करने का निर्देश देता है। आज के मॉडर्न परिवेश में मैक्सिमम घरों के अंदर मीठे को लास्ट में लिया जाता है, जो पूरी तरह से नुकसानदायक है। इस बात को कहने में कोई शंका नहीं है। ईट योर डेजर्ट्स फर्स्ट। जो आपकी मीठी चीजें हैं, खीर है, हलवा है, रसमलाई है, जो भी आप मीठा पदार्थ लेना चाहते हैं उसको सबसे पहले प्रयोग करें। उसके बाद अम्ल रस का, फिर लवण रस का और फिर कटु, तिक्त, कषाय। इस सीरीज में जो भी रस आपके भोजन में उपलब्ध हैं, इस सीरीज में आपको भोजन करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आयुर्वेद में वर्णित फूड को लेकर के बताए गए कुछ एटिकेट्स के बारे में कि भोजन करने की विधि क्या है। भोजन आपको अपने समय पर, प्रकृति के अनुकूल, अनुकूलता का अर्थ है जो आपकी शारीरिक प्रकृति को सम बनाने में मदद करे, ऐसा फूड बिल्कुल समय पर एकांत में बैठकर मौन रहकर यानी कि चुपचाप और उसकी निंदा ना करते हुए। भोजन की निंदा नहीं करने का अर्थ है भोजन की प्रशंसा करते हुए, क्योंकि वो आपके शरीर का एक अभिन्न हिस्सा बनने वाला है। स्नान करके बड़ी ही पवित्रता के साथ, ना बहुत तेजी से, ना बहुत धीमे, गर्म और स्निग्ध भोजन आपको मन लगाकर करना है। ऐसे फूड एटिकेट्स के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। हमने अभी तक बात की भोजन से संबंधित बताए गए आयुर्वेद के दिशा निर्देशों के बारे में। अगर हम इन दिशा निर्देशों को आप पालन नहीं करते हैं तो आयुर्वेद में यह भी बताया है कि उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। अजीर्ण यानी कि बदहजमी, आम दोष यानी कि शरीर में मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल का इकट्ठा होना, वात, पित्त, कफ तीनों ही शारीरिक दोषों का प्रकोप होना, ये सारे फैक्टर्स मिलके शरीर के अंदर अनेक ही घातक मेटाबॉलिक डिजीज का जन्म दे सकते हैं, जो आगे चलकर रोगी को बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकते हैं। फूड आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है।
इसी से सातों धातुओं का पोषण होता है, इसी से हमें रोज कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, इसी से हमें बल मिलता है, यही हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। भोजन के विषय में किए गए दिशा निर्देशों को इग्नोर करना आपको भविष्य में जाकर अनेक रोगों को आमंत्रण देने जैसा होगा। इसलिए अपने फूड के संदर्भ में विचार करें, आपकी प्रकृति के अनुकूल कैसा है इस पर विचार करें, आपके भोजन का गुण कैसा है इस पर विचार करें, किस समय आप खा रहे हैं, कितनी मात्रा में आप खा रहे हैं, सारे पहलुओं पर विचार करके आप अपने लिए अपनी डाइट खुद डिजाइन कर सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आयुर्वेद में वर्णित फूड से संबंधित दिशा निर्देशों का आप पालन कर रहे हैं या उसमें बदलाव की कुछ गुंजाइश आपको नजर आई। हम आयुर्वेद के वैज्ञानिक पहलू को आपके समक्ष ऐसे ही लाते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।